नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली ने 13 मई 2021 से अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुनिया में लॉन्च किया है। इसी कड़ी में मैं सक्सेस कोचिंग एज ए ज्योग्राफी फैकल्टी सुरेश रावत चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भूगोल में सबसे पहला अध्याय लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हिंदी में जिसे अक्षांश व देशांतर, ये दो रेखाएं हैं दोस्तों। सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी को प्रदर्शित उसका प्रतिरूप दिखाने के लिए मार्टिन बहम नामक भूगोलवेत्ता ने ग्लोब का आविष्कार किया। उस ग्लोब पर विश्व के मानचित्रण को दर्शाने के लिए सबसे पहले इन रेखाओं की आवश्यकता पड़ी दोस्तों। एक का नाम है लेटीट्यूड, एक का नाम है लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं किसी भी देश, महाद्वीप, महासागर से संबंधित वहां की स्थिति, अवस्थिति, समय का निर्धारण करती हैं और मुख्य रूप समय का देशांतर भी बताते हैं। तो अक्षांश व देशांतर दो मुख्य रेखाएं हैं जिन्हें ग्लोब पर सबसे पहले तो याद रखना। अक्षांश के लिए इरेटोस्थनीज कौन आते हैं? इरेटोस्थनीज जो एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्हें प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में टप हो जाते हैं। तो इरेटोस्थनीज प्राचीन भूगोल का जनक था, यूनानी था। यूनान में सबसे पहले भूगोल का क्या किया गया था? एक तो अलग विषय सब्जेक्ट बनाने की जो क्रमबद्ध प्रक्रिया थी वो वहीं से शुरू हुई थी। तो याद रखना भूगोल के लिए यूनानी पहला भूगोलवेत्ता कौन था? इरेटोस्थनीज, जिसने सबसे पहले ग्लोब का आविष्कार किसने किया? मार्टिन बहम ने। और उसी ग्लोब पर अक्षांश लेटीट्यूड रेखाएं बनाने वाला कौन था? पहला दुनिया का व्यक्ति इरेटोस्थनीज। देशांतर की बात करें क्योंकि ये समय बताती है, तो देशांतर किसने बनाए थे? तो हेरोडोटस ने। किसने दोस्तों? हेरोडोटस ये व्यक्ति था। इरेटोस्थनीज ने अक्षांश उकेरे, हेरोडोटस ने देशांतर उकेरे। कहाँ उकेर दिए गए यानी कहाँ खींचे गए? तो ग्लोब पर उकेरे गए या खींचे गए, ये ध्यान रखना। बात करें अक्षांश की, क्या होता है अक्षांश? तो अगर अक्षांश और देशांतर अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको, तो हर एग्जाम में हर देश के भूगोल से संबंधित या ज्योग्राफी से संबंधित जो भी पहला चैप्टर होता है वो उस देश का होता है। कि जैसे भारत का भूगोल है तो भारत में लिखा होगा भाई भारत की स्थिति विस्तार, स्थिति और विस्तार, या भारत की स्थिति और विस्तार। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस पर टप हो गया? अक्षांश और देशांतर पर। उसके साथ ही जैसे राजस्थान पढ़ते हो तो राजस्थान में राजस्थान की स्थिति और विस्तार पहला ही टॉपिक आता है भूगोल का। तो याद रखना सबसे पहले इन बातों को समझेंगे, अक्षांश और देशांतर, और इन्हीं के आधार पर फिर हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से 100% पुटअप होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा निम्न में से भारत की अक्षांशीय स्थिति बताओ, देशांतरीय स्थिति बताओ, भारत का मानक समय रेखा का निर्धारण बताओ, कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। फिर कर्क रेखा पर भी क्वेश्चन आते हैं, भूमध्य रेखा पर भी क्वेश्चन आते हैं, मकर रेखा पर भी क्वेश्चन आते हैं, कितने देशों से गुजरती है, कितने महाद्वीपों से गुजरती है। ये सब बातें हर एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। छोटे से छोटे एग्जाम से लगाकर और बड़े ऊंचे से ऊंचे स्तर तक के एग्जामों में या कंपटीशन एग्जामों में यहाँ से क्या पूछे जाते
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी कड़ी में आज सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, किसको हल करेंगे? अक्षांश। अक्षांश पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो इरेक्टर स्पिनिंग ने सबसे पहले ग्लोब पर किनको खींचा भाई? अक्षांशों को। अक्षांश क्या है तो समझिए भाई, पृथ्वी का आकार गोल। पृथ्वी का आकार क्या है दोस्तों? गोल। ये पृथ्वी है दोस्तों, ये क्या बन गई आपकी? पृथ्वी। गोलाकार अंडाकार है। यहां नॉर्थ यानी उत्तरी, उत्तर दिशा, ये साउथ दक्षिण, और इधर दोस्तों ईस्ट पूर्व, और ये है दोस्तों वेस्ट पश्चिम डब्ल्यू। ये चार दिशाएं बताई गई हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर यहां टिकी, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? परिभ्रमण परिक्रमण दो गतियां करती है, और उसी आधार से तो याद रखना यहां से दो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अक्षांशों से क्वेश्चन निकलेंगे, तापजन्य पेटियां और गतिजन्य पेटियां। तो ये क्वेश्चन भी आगे पढ़ेंगे। तो अक्षांशों की बात करें, अक्षांश क्या है? अपने गांव की भाषा में, अगर गांव की लैंग्वेज में देखते हैं तो याद रखना पड़ी हुई रेखाएं। ये जो दोस्तों रेखाएं हैं, पड़ी हुई रेखाएं बोल सकते हो, इन्हें आड़ी रेखाएं भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली वे रेखाएं जो पृथ्वी को समांतर भागों में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं, क्योंकि ये रेखाएं समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और अगर ज्योग्राफी के आधार पर परिभाषा पूछे तो याद रखना भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अब अक्षांशों की बात करो तो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट रहा है। इसका नाम तो क्या है दोस्तों? भूमध्य। क्या है? भूमध्य, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या बोलोगे? इक्वेटर। 0 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 0। बराबर दो भाग बन गए, आधा इधर आधा इधर। इस आधे भाग को दोस्तों कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है भाई? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। इस नीचे वाले आधे भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि दक्षिण रेखा इधर है तो दक्षिणी गोलार्ध बोल दिया। ठीक है। अब दोनों गोलार्ध की बात करें तो दोस्तों इस बिंदु तक यानी इस ध्रुव तक, नॉर्थ का मतलब उत्तरी ध्रुव, तो ये उत्तरी ध्रुव माना गया है पृथ्वी का। इस ध्रुव पर जो डिग्री मानी गई है दोस्तों, इसका नंबर कितना है? 90 डिग्री। कितना माना गया है? 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री दोस्तों क्या है? साउथ। अब याद रखना भूमध्य रेखा कितनी डिग्री है? 0 से ऊपर भी 90 और 0 से नीचे भी कितने? 90। तो वे 90 और 90, तो आपसे पूछेगा कुल अक्षांश कितने हैं? तो अक्षांश, ठीक है, 90 और 90 कितने होते हैं? 180। तो कुल अक्षांश पूछने, केवल अक्षांश पूछे तो कितना उत्तर देना है? 90 कितने हो गए दोस्तों? 180 डिग्री में माना गया है। फिर आपसे पूछ ले अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? कोणीय दूरी बनाएंगे समांतर, तो अक्षांश रेखाओं के लिए आपको उत्तर देना पड़ेगा भाई 90 इस गोलार्ध के, 90 इस गोलार्ध के। तो 90 प्लस 90 प्लस 1, और 1 का मतलब कौन सी? भूमध्य रेखा, जो कितना माना गया है? 0 डिग्री। तो आपको उत्तर देना इसके लिए कितना हो जाएगा भाई? 181 यानी 181। 181 अक्षांश रेखाएं। कुल अक्षांश पूछ ले ग्लोब पर, पृथ्वी पर, तो याद रखना अक्षांश कितने? 180 ग्लोब पर खींचे गए। देखो पहला ही मैं यहाँ से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अक्षांश रेखा है, ठीक है, तो अक्षांश या देशांतर दोनों के लिए है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी मानी गई है दोस्तों? काल्पनिक। कैसी मानी गई है? काल्पनिक रेखाएं कही जाती है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश भी काल्पनिक, देशांतर, क्योंकि ये किस पर बनाई गई है? ग्लोब पर, पृथ्वी के प्रतिरूप पर। ठीक है, पृथ्वी के प्रतिरूप पर बनाई गई है।
अक्षांश वर्त कितने हैं। वर्त का मतलब पूरा गोला, गोला बनाने वाले वर्त, ठीक है, मैथ में भी आता है वर्त। तो अक्षांश वर्त, तो अक्षांश वर्त हो जाएगी दोस्तों 181 है। यहाँ जो अंतिम वर्त बनेगा यह एक बिंदी के रूप में ही बनकर रह जाएगा भाई, ठीक है, एक पॉइंट बनेगा। बाकी सब पूर्ण वर्त बनते हैं, तो दो जाएंगे, एक उत्तरी ध्रुव का एक दक्षिणी ध्रुव का। किसमें से 181 में से दो घट जाएंगे दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा 179। 179 क्या है, अक्षांश वर्त है पर ग्लोब पर, और अक्षांश रेखाएं कितनी है 90 प्लस 90 है कितना 181। अक्षांश के ओर पूछ ले तो 90 और 90 कितने बताए गए हैं 180, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं कि सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा है, जिसे बृहद अक्षांश वर्त कहा जाता है। बृहद यानी बड़ा, तो ग्लोब का सबसे बड़ा अक्षांश वर्त, तो याद रखना आंसर देना विषुवतीय, विषुवतीय, ठीक है, अक्षांश वर्त, अक्षांश वर्त ये सबसे बड़ा बताया गया है। अक्षांश में सबसे बड़ा वर्त किसे कहा जाता है, विषुवतीय अक्षांश वर्त को कहा जाता है। बल्कि देशांतरों में सभी को बड़ा वर्त बताया गया है, ये ध्यान रखना। पर यहाँ सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा बताया गया है, विषुवतीय अक्षांश वर्त। विषुवतीय मतलब कौन, भूमध्य रेखा, क्योंकि बीच में तो सबसे बड़ा क्या बनेगा, अक्षांश वर्त बनेगा। तो ग्लोब का सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा है, विषुवत रेखीय अक्षांश वर्त या भूमध्य रेखीय जुट वर्त, ये ध्यान रखें। अब आगे जब बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित, तो मुख्य मुख्य रेखाओं की बात आती है। देखियो ये 0 डिग्री हो जाएगी, ऊपर जाओगे तो एक मुख्य किस गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध की, और ये कितने डिग्री पर आएगा भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में उत्तरी अक्षांश लगाएंगे। फिर नीचे आओगे, नीचे भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर जाओगे यहां, तो यहां आएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। फिर नीचे आओ दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये 5 मुख्य हो गई भाई, किससे संबंधित, ग्लोब से संबंधित। क्या अक्षांश रेखा है, सबसे पहला प्रधान अक्षांश तो कौन है, भूमध्य, जो पृथ्वी को क्या कर रहा है, बीच में से बराबर 2 भागों में काट रहा है, यानी अर्धव्यास, व्यास बन रहा है एक तरह से पृथ्वी का। क्योंकि पृथ्वी का व्यास जो होता है, तो भूमध्य रेखीय विषुवतीय व्यास कितना बताया गया है 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का क्या बताया गया है, विषुवतीय वर्त बताया, विषुवतीय ये तो सबसे बड़ा वर्त बताया गया है। और विषुवतीय व्यास, तो ये व्यास बन गया है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक वर्त है। यहाँ एक केंद्र बिंदु है, केंद्र से ये तो क्या हो जाएगी त्रिज्या, और त्रिज्या को दुगुना कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा अर्धव्यास। तो पृथ्वी की त्रिज्या तो कितनी है 6378 किलोमीटर, और उसको दुगुना बना देते हो तो व्यास बन जाता है पृथ्वी का। और कौन सा, विषुवतीय व्यास या भूमध्य रेखीय व्यास, और वो कितना है 12,756 किलोमीटर। ये याद रखना आपके नॉलेज की बात है, ठीक है। तो ये जो रेखा है दोस्तों यहां से यहां तक, ये इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा। नीचे तो 23.5 डिग्री है दोस्तों, ये यहां तक, इसको बोला जाता है मुख्य रेखा। तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगी। ऊपर वाले 66.5 डिग्री को ये हो जाएगी आर्कटिक रेखा, क्योंकि आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर में क्या है, उस पर जल का भराव है, तो वो सबसे छोटा माना गया। तो उसी के आधार पर इस रेखा का नाम भी क्या है, आर्कटिक रेखा, जो उत्तरी ध्रुव के नजदीक है। तो उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं आर्कटिक महासागर, और उसी के नाम पर इस रेखा का नाम क्या रखा गया है, आर्कटिक। नीचे आते हो तो दोस्तों ये जो 66.5 डिग्री है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिक महासागर है। तो अंटार्कटिक, ये ध्यान रखना।
अंटार्कटिक रेखा, ये भी चार्ट ये किसमें है, ये दक्षिणी अक्षांश में है। इसमें दोस्तों सॉरी दक्षिणी अक्षांश, तो ये दक्षिण अक्षांश आएगी, ये उत्तरी अक्षांश। अब भारत किसमें है, भूमध्य रेखा के ऊपर या नीचे, तो ऊपर है दोस्तों, क्या है, ऊपर है। तो हम तो आज केवल किनको पढ़ रहे हैं, अक्षांशों पे पढ़ रहे हैं, पर फिर भी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, क्योंकि बताया गया है कि कर्क रेखा भारत के किससे गुजरती है, बीचों बीच कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। तो थोड़ी देर के लिए मानना ये कौन सा देश है, भारत। अब भारत की बात करते हो तो भारत भूमध्य रेखा कहाँ स्थित है, उत्तर में, तो उसके लिए क्या आएंगे, उत्तर अक्षांश, उत्तरी अक्षांश लगाएंगे। और यही एग्जामों में कंफ्यूज डालते हो, कहीं उत्तरी अक्षांश देते, कहीं दक्षिणी अक्षांश देते, कहीं पूर्वी देशांतर देते, कहीं पश्चिमी देशांतर, और कंफ्यूज हो। तो अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझिए दोस्तों। आज आपके लिए पहला बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का टॉपिक है, जिस पर आगे चलकर कई अध्याय क्या होंगे, कई कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी से संबंधित हल होंगे, मानचित्रावली से संबंधित अच्छी तरह से समझोगे तो आप अच्छे मानचित्रावली से दुनिया को समझ पाओगे, ध्यान रखना। तो इनकी बहुत आवश्यकता होती है अक्षांश और देशांतर को समझने। तो यहाँ भारत है। अब भूमध्य रेखा से कई बार पूछ लेता है कि भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या है, कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन कहा जाता है, उसकी दूरी पूछ ले। और या फिर आपसे पूछ ले भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो होता है वो इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सल्स पॉइंट भी कहा जाता है। और कई बार दूरी पूछ लेता है भारत के दक्षिणतम बिंदु, तो याद रखना 876 किलोमीटर बताएंगे, ये बता दें। तो 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से उत्तर में कौन से देश की सीमा या कौन से देश की भूमि शुरू हो जाती है, उस देश का नाम कौन सा है, हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये भारत है। और मेरे दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि अक्षांश रेखाओं से संबंधित कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बड़ा दिन, बड़ी रात, छोटा दिन, छोटी रात, किस गोलार्ध में होगा, कहाँ संक्रांतियां होंगी, ये सब क्वेश्चन इन पर आते हैं। फिर कई बार पेटियां पूछ लेता है, डोलड्रम क्या है, ठीक है, 800 अक्षांश कहाँ बनते हैं, गरजता 40 कहाँ है, प्रचंड 50 कहाँ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित आते हैं, विश्व भूगोल में, विश्व ज्योग्राफी, ठीक है। तो भारत एक 876 किलोमीटर की दूरी से प्रारंभ हो गया। किस रेखा से दूर है दोस्तों, भूमध्य रेखा, इक्वेटर से, ये ध्यान रखना। अब इन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन है, तो ये देखो आपको दिखाई दे रहे समांतर है, तो देखिए क्वेश्चन बता देता हूं। अक्षांश दो रेखाएं दोस्तों वो ग्लोब पर किस रूप में खींची गई हैं, समानांतर, समानांतर, ठीक है, ये ध्यान रखना, समानांतर, यानी इनके बीच में, यानी ये 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाएंगे 90 तक, इधर भी आओगे तो 1 2 3 4 और लास्ट 90, तो सब क्या है, समानांतर है। अब समानांतर का मतलब क्या है, इनके बीच में जो दूरी है वो यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी, और अंतिम। तो याद रखना समान दूरी के लिए समांतर रेखाएं कहा जाएगा, बल्कि देशांतर को समांतर नहीं कहा जाएगा, ये ध्यान रखना। अब समांतर तो याद रखना एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक कितनी दूरी होती है बीच में, तभी तो समांतर होंगे, कितना अंतर होता है, तो याद रखना 111 किलोमीटर, ये ध्यान रखना 111 किलोमीटर की दूरी के लिए इन्हें समांतर कहा जाता है। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर क्या होती है, दूरी होती है दोस्तों। थोड़ा जल पीते हैं। उम्मीद कर रहे हैं अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपके लिए सक्सेस परिवार ऑनलाइन दुनिया में अच्छे से अच्छा मेथड प्रोवाइड करवाएगा आपको। तो समांतर कितनी दूरी है इसके बीच में, 111 किलोमीटर। अब कई बार पूछ लेता है इस 111 किलोमीटर की दूरी को क्या कहते हैं, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य जो दूरी होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, कितना किलोमीटर होती है, 111। इस 111 किलोमीटर को कहा क्या जाता है, तो याद रखना कटिबंध, क्या कहा
अब कटिबंध की बात करते हैं तो कटिबंध भाई मुख्य रूप से संपूर्ण पृथ्वी को अगर मोटे तौर पर देखते हो दोस्तों तो 3 मुख्य कटिबंधों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। कटिबंध समझ में आया किसे कहते हैं? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य दूरी कितनी, 111 किलोमीटर, जो क्या रहेगी, सभी में समांतर रहेगी। इस 111 किलोमीटर की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। ये ध्यान रखना, जो वहां का जलवायु निर्धारण करेगा, वहां का मौसम, ठीक है, वहां का तापमान, ये सब वायुदाब, ये सब चीजें को निर्धारित करते हैं कटिबंध। अब कटिबंध कहां से कहां तक, इधर समझ लो भाई कटिबंध को, उधर रेखाएं लिखा है, तो ये नीचे वाला तो दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। समझिए कटिबंध क्या है। तो दोस्तों यहां लिखा है 23.5, नीचे 23.5, ये दक्षिण अक्षांश की बात है, किसकी है, उत्तरी अक्षांश, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, तो किसके पास, यानी किसके दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर। तो याद रखना, यहां से लगाकर यहां तक हो गया, इस क्षेत्र को या इस ग्लोब के भाग को या पृथ्वी के भाग को कौन सा कटिबंध नाम दिया गया है? तो याद रखना, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण का मतलब सबसे गर्म तापमान, तो सबसे ज्यादा सूर्य की सीधी किरणें सबसे ज्यादा कहां पड़ती है, भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा से कहां तक, कर्क रेखा तक, या भूमध्य रेखा से कहां तक, मकर रेखा तक, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या हो गया, उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो भारत, देखो अभी बताया था, भारत कर्क रेखा के आधा ऊपर है, आधा क्या है, नीचे, तो आधे नीचे वाले भारत में क्या पड़ेगा, कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। कौन सा, उष्ण गर्मी वाला। उसके बाद आधे ऊपर वाले भारत की बात करते हैं दुनिया, तो देखो भाई, आर्कटिक से लगाकर, आर्कटिक से लगाकर और फिर कहां तक, कर्क रेखा तक, आर्कटिक से लगाकर कर्क रेखा तक, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मेरे दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, यह है शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। नीचे बात करते हैं तो 23.5 डिग्री से वही 66.5 डिग्री, ये कटिबंध क्या आएगा, शीतोष्ण ही आएगा भाई, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का मतलब समझ रहे हो, शीत प्लस उष्ण, यानी न तो अधिक तापमान पड़ता है, न अधिक सर्दी पड़ती है, न अधिक गर्मी पड़ती है, उसे शीतोष्ण कहते हैं। तो भारत देखो भाई, आधा ऊपर वाला भारत तो किसमें आ रहा है, शीतोष्ण में, और आधा भारत किसमें आ रहा है, नीचे वाला उष्ण में। इसलिए भारत की जलवायु के लिए, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है, तो याद रखना, उपोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु बताई गई, भारत मानसून पर निर्भर रहता है, ये ध्यान रखना। तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु किस देश की बताई गई है, भारत की। क्यों बताई गई है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऊपर वाला भारत शीतोष्ण कटिबंध में है, नीचे वाला उष्ण कटिबंध में, तो इसके लिए सबूत यूज होता है। फिर है दोस्तों 90 डिग्री से लगाकर और 66.5 डिग्री यानी आर्कटिक रेखा, यानी उत्तरी ध्रुव से लगाकर आर्कटिक रेखा के बीच जो कटिबंध बनता है उसका नाम है शीत कटिबंध। क्योंकि आपको पहले भी सुना होगा कि ध्रुवों पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं, और उस तिरछापन के कारण, यानी किरणों के तिरछापन के कारण यहाँ तक तापमान बहुत कम पहुंचता है। इसलिए यहाँ हमेशा ध्रुवों पर क्या जमी रहती है दोस्तों, बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। उसी बर्फ के कारण यहाँ कौन सा कटिबंध बनता है, शीत कटिबंध। वही हालात इधर के हुए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लगाकर और कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव तक। तो इस कटिबंध को भी आप क्या नाम दोगे, शीत कटिबंध। तो दोनों ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि सर्वाधिक क्या पड़ती है, सूर्य की तिरछी किरणें, इसलिए तापमान कम पड़ता है और बर्फ जमी रहती है। इसीलिए यहाँ क्या है, शीत कटिबंध।
ये शीतोष्ण कटिबंध, इधर भी शीतोष्ण कटिबंध, ये जो बीच का भाग है ये उष्ण कटिबंध। तो सर्वाधिक गर्मी का भाग कौन सा है? तो बता देना भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर। तो 23.5 दोनों ओर का मतलब क्या है? कर्क रेखा तक, इधर कहां तक? मकर रेखा। अब आपसे पूछ ले कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां सर्वाधिक उष्ण कटिबंध पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में उष्ण कटिबंध का जो प्रभुत्व या सबसे ज्यादा जिससे प्रभावित महाद्वीप है, उसके लिए आपको आंसर देना है अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों ही रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा। एकमात्र विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रधान अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको उत्तर देना है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा किसको देखा जाएगा? उष्ण कटिबंध को। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप की अधिकतर जनसंख्या क्या है भाई? काले लोग वहां के पाए जाते हैं। काले लोग कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। किस कटिबंध के कारण? उष्ण कटिबंध के कारण। ये जान लो। उम्मीद कर रहे हैं अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो अपनी स्क्रीन को रोकियो और भाई अपने कॉपी में ऐसे कैसे नोट्स बनाते जाइए, ठीक है? फिर आगे अगला चैप्टर शुरू करते हैं इसी से संबंधित। अगला टॉपिक मिटा देते हैं। और भाई आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य, सन, ये दोस्तों सूर्य है। समझिए क्वेश्चन कहां से कैसे पुटअप होंगे अक्षांशों से संबंधित। सूर्य संपूर्ण सौर मंडल का केंद्र बिंदु माना गया है, क्योंकि संपूर्ण सौर मंडल में जो भी ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, बौने ग्रह है, ये सब किससे प्रकाश और किससे ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो याद रखना सूर्य से। तो सबका सौर मंडल का जनक कौन हुआ? सूर्य। तो सूर्य के सभी ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 8, क्योंकि 24 अगस्त 2006 चेक गणराज्य प्राग सम्मेलन में भूगोलवेत्ताओं ने प्लेटो यम की मान्यता क्या कर दी थी? रद्द कर दी थी, क्योंकि वो खरा नहीं उतर रहा था अपनी उस परिभाषा पर, जो ग्रहों की परिभाषा होती है उस पर खरा नहीं उतर रहा था। इसलिए उसको ग्रहों की सूची में से निकाल कर उसको बौने ग्रहों की सूची में क्या कर दिया गया था? शामिल कर दिया गया था। ये याद रखना। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। 8 में से सूर्य से कितनी दूरी पर पृथ्वी? तो याद रखना बीच में 2 ग्रह आते हैं। तीसरे नंबर पर सूर्य की दूरी से कौन? तीसरे नंबर पर कौन आता है? पृथ्वी आता है। तो 2 कौन आते हैं भाई? एक तो बुध और एक यहाँ कौन आता है? शुक्र, ठीक है? तो बुध को तो क्या कहा जाता है? वाणिज्य या निपुणता का देवता, और इंग्लिश में इसे बुध को क्या कहते हैं? मरकरी। शुक्र को इंग्लिश में वेनिस कहते हैं। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहिन, सुंदरता एवं प्रेम का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को, जिसे वेनिस कहा जाता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है, पृथ्वी के नजदीक किसको बताया गया था? शुक्र को। अब बात हमारे सूर्य और पृथ्वी की कर रहे हैं, तो याद रखना सूर्य के पृथ्वी क्या करती है? 2 प्रकार से गतियां करती है। एक तो अपनी धुरी पर, ठीक है, धुरी पर। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी है दोस्तों? 23.5
अक्षीय झुकाव या ध्रुवीय झुकाव कहा जाता है। उसी झुकाव के कारण पृथ्वी क्या बनाती है, दिन रात बनाती है। किस गति से? परिभ्रमण गति से, इसे भूघूर्णन कहते हैं, ठीक है, रोटेशन, ये ध्यान रखना। और दूसरी जो गति है उसका नाम है परिक्रमण। परिक्रमण से ही बनते हैं दिन रात का क्या होना, बड़ा छोटा होना। बड़ा छोटा किन पर होंगे? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा संबंध। तो टोपी की क्या चल रहा है? अक्षांश, इसलिए उन क्वेश्चनों को भी यही क्लियर कर लेते हैं भाई। तो याद रखना, पृथ्वी किसको गति करेगी? सूर्य को। अब पृथ्वी की गति किधर से किधर है? तो याद रखना पप्पू, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी क्या करती है? गति करती है। कौन सी? परिक्रमण गति। किसको चक्कर लगाएगी? सूर्य को। किसको चक्कर लगाएगी भाई? सूर्य को, ये याद रखना। अब सूर्य वर्ष, क्योंकि परिक्रमण से क्या बनता है? वर्ष, क्योंकि कितने दिन में लगाएगी? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में ये क्या लगा देती है दोस्तों? एक चक्कर लगा देती है। किसको? सूर्य को। किसको लगाएगी? सूर्य को। तो यहाँ कुछ क्रियाएं होंगी, एक्टिविटी होंगी भाई। देखो, सूर्य अपनी सीधी किरण पहली बार वर्ष में किस रेखा पर आ रहा है? भूमध्य रेखा पर। अब पहला दिन वर्ष का, तो वर्ष में सबसे पहले महीने आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च की बात कर रहे हैं, तो जनवरी फरवरी से संबंधित क्वेश्चन है नहीं, तो किससे आएगा? मार्च से। तो मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च है 21 मार्च। क्या है दोस्तों? 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को सूर्य पहली बार किस पर सीधा चमक रहा है? सूर्य की सब सीधी किरणें किस पर पड़ रही है? भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के केंद्र पर पड़ रही है, पेट पर पड़ रही है, ये ध्यान रखना। तो याद रखना 21 मार्च, तो 21 मार्च पर क्वेश्चन बनेगा कि 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी बराबर दिन रात होंगे, उत्तरी गोलार्ध, संपूर्ण पूरी पृथ्वी पर। कौन सा पहला दिन? 21 मार्च। और इसी 21 मार्च को विषुव और इंग्लिश में इक्विनोक्स कहा जाता है, समझिए भाई। तो 21 मार्च हो गया, दिन रात क्या हुए? बराबर। क्यों है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें किस पर पड़ रही है? भूमध्य रेखा पर। फिर पृथ्वी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसको तो एक वर्ष में क्या लगाना है? एक चक्कर पूरा करना पड़ा, यानी 365 से 1/4 दिन भी बोल सकते हो। फिर यहां से सूर्य रसक्कर या धीरे धीरे जाकर किस पर सीधी किरणें डालेगा? तो कर्क रेखा पर। पहला दिन क्या आया था? 23 मार्च। क्या याद रखोगे? 23 मार्च, सॉरी 21 मार्च। क्या याद रखोगे? 21 मार्च। तो 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें किस पे पड़ रही थी? भूमध्य रेखा पर। तो दिन रात संपूर्ण पृथ्वी पर क्या हो रहे थे? इक्वल, बराबर हो रहे थे। उसे विषुव या इक्विनोक्स कहा जाता है। और जो ये विषुव बनेगा इसे बोलते हैं बसंत विषुव। 21 मार्च को पृथ्वी पर कौन सा विषुव बनता है? बसंत विषुव। देखो भाई, ये समझ है, विषुव, ठीक है, ये विषुव। और इंग्लिश में बोलते हैं EQUINOX, इक्विनोक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इक्विनोक्स विषुव, दिन रात बराबर होना। तो 21 मार्च को कौन सा विषुव हुआ? बसंत विषुव। फिर सूर्य धीरे धीरे जाकर और किस पर सीधा चमक, किधर जा रहा है? उत्तरायण। कहां जा रहा है? उत्तरायण। किस रेखा की ओर? क्योंकि उत्तर में कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पहुंचेगा दोस्तों 21 जून को। कब पहुंचेगा? 21 जून को। तो 21 जून, तो भारत में कड़ाके की गर्मी भी किस महीने में पड़ती है? जून में, ठीक है। अब मई चल रहा है, आने वाले 21 जून तक देखना तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। किस दिन को? 21 जून को। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बताओ, तो क्या बताना है? 21 जून। सबसे छोटी रात बताओ, तो क्या बताना है? 21 जून। फिर आपसे पूछ ले उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात बताओ, तो उत्तर आएगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात पूछ ले तो 22 दिसंबर। अब रात बड़ी होगी तो दिन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है।
तो 21 जून। फिर 21 जून से धीरे धीरे वापस सूर्य किस तरफ होता है भाई, दक्षिणायन की ओर, दक्षिणायन की ओर चल रहा है। अब दक्षिणायन की ओर आएगा दोस्तों तो किस रेखा पर बीच में फिर आएगा, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा का वो दिन दूसरा कौन सा आ गया भाई, 23 सितंबर। कौन सा आ गया मित्रों, 23 सितंबर। 23 सितंबर को फिर सूर्य किस पर सीधा चमक रहा है, पृथ्वी के केंद्र यानी भूमध्य रेखा पर। और फिर दिन रात क्या होगा, बराबर संपूर्ण पृथ्वी पर। तो 2 दिन हो गए आपके सामने बराबर वाले, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो याद रखना क्या बनेगा फिर, विषु इक्विनॉक्स। तो याद रखना 21 मार्च को तो कौन सा विषु बनता है, बसंत विषु। क्या बनेगा भाई, बसंत विषु। और 23 सितंबर को, सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर को दोस्तों कौन सा विषु बनेगा, शिशिर या शरद विषु, शरद विषु या शिशिर विषु। ठीक है, तो सितंबर से थोड़ा थोड़ा सर्दी शुरू हो जाएगी, 21 मार्च से थोड़ी थोड़ी क्या शुरू होती है, गर्मी शुरू होती है। फिर सूर्य दक्षिणायन की ओर ही बढ़ रहा है भाई, फिर आ जाएगा दक्षिणायन की ओर। किस रेखा पर आएगा वो, मकर रेखा पर। मकर का मतलब किसकी प्रधान रेखा है, किस गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर, तो यहाँ मकर रेखा पर पहुंच गया भाई। अब जैसे ही मकर रेखा पर आया तो वो दिन कौन सा निश्चित किया गया है, खगोलवेत्ताओं के द्वारा। तो याद रखना मकर रेखा के लिए 22 दिसंबर क्या निर्धारित किया गया है, 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को दोस्तों सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। किस दिन को, 22 दिसंबर को। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात तो कब होगी, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात कब होगी, 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। और दोस्तों फिर सूर्य थोड़ा आगे जाकर वापस घूम जाता है और यहाँ आती है 14 जनवरी। दिसंबर के बाद क्या आएगी, 14 जनवरी। तो 14 जनवरी तक सूर्य किस गोलार्ध में रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। किस गोलार्ध में रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में ही रहता है। और ये सूर्य यहाँ तक धीरे धीरे आता रहता है वह दिन। तो याद रखना 14 जनवरी को सूर्य यहाँ दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर की ओर फिर वापस जाना शुरू कर देगा यहाँ। ठीक है, और फिर यहाँ पहुंच जाएगा। वही कंडीशन यहाँ है, ये याद रखना। तो याद रखना 14 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है, 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति। क्या मनाई जाती है, मकर संक्रांति। और उसी मकर संक्रांति का मतलब है कि मकर रेखा को पार करके सूर्य उत्तरी दक्षिणायन से किधर जाएगा, उत्तरायण की ओर। दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है सूर्य। इसी उपलक्ष्य में भारत में 14-15 जनवरी को क्या मनाई जाती है, मकर संक्रांति। तो मकर रेखा पर से सीधा तो कब चमक रहा था, 22 दिसंबर को। फिर आगे वे दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ 14 जनवरी से वापस किस तरफ हो लेता है, उत्तरायण के उत्तर की ओर। ये ध्यान रखना। तो इस तरह से दोस्तों आपके ये क्वेश्चन थे, सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात। तो विषु समझ में आया होगा, 21 मार्च को कौन सा विषु होता है, बसंत विषु। 23 सितंबर को शिशिर विषु। पृथ्वी पर बराबर दिन रात किन 2 दिनों को होंगे तो बता देना, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कारण पूछे तो सूर्य की क्या सीधी किरणें किस पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। ये याद रखना। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि अयनांत अयनांश क्या होता है, अयनांत अयनांश क्या होता है। तो याद रखना 21 जून को कौन सा अयनांश कहते हैं, तो याद रखना करक ग्रीष्म, गर्मी का करक ग्रीष्म अयनांत या अयनांश भी बोलते हैं, ये होता है। 22 दिसंबर को कौन सा अयनांत होता है, तो दिसंबर शरद। तो याद रखना शरद अयनांत, अयनांत मकर शरद अयनांश, ये करक शरद, करक ग्रीष्म अयनांत। अयनांत अयनांश भी बोल सकते हो, ये अयनांत शब्द है, ये याद रखना। दोनों याद रखना क्योंकि एग्जाम में अयनांश से भी आता है और अयनांश से बाद एक ही, ये ध्यान रखना। फिर संक्रांति पूछ ले तो करक संक्रांति तो कब होगी, 21 जून को। मकर संक्रांति कब होगी, 22 दिसंबर को।
पर ये किसकी बात है? दक्षिणी गोलार्ध की, ये किसकी है? उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, यहां तक अच्छा समझ में आया होगा। अच्छे से सुनते जाइए दोस्तों और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, इन्हीं से संबंधित कई बार क्वेश्चन और भी बनते हैं भाई। तो एक बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोक के अपनी कॉपी में नोट्स बना लो भाई। अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अक्षांशों से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है भाई, नदियों से संबंधित। तो तीन रेखाएं प्रधान है, करक, भूमध्य और मकर। तो तीन नदियों पर याद क्वेश्चन रखना भाई। पहली नदी भारत की संबंधित क्वेश्चन है। भारत में राजस्थान प्रदेश के दक्षिण में दो जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से एक रेखा गुजरती है राजस्थान से, वो कर्क रेखा। वैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 में राजस्थान आता है। राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, दक्षिण का मतलब बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर के चीखली गांव से और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है भाई? कर्क रेखा गुजरती है। वहीं पर एक नदी है जिसका नाम है माही, जिसे कांठल की गंगा या राजस्थान की दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना माही नदी पर क्वेश्चन आता है, विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कौन सी नदी है? माही। कौन सी है? माही नदी। भारत, क्योंकि दुनिया बढ़ रही है, ग्लोब बढ़ रहे हैं, विश्व पृथ्वी संबंधित, तो भारत को जाना जाएगा, राजस्थान को नहीं जाना जाएगा। तो याद रखना माही भारत की कौन सी नदी है? माही। कहां, किस देश की? भारत की। किस रेखा को 2 बार काट रही है? कर्क रेखा को। फिर पूछ ले, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की नदी। तो याद रखना कांगो देश है अफ्रीका का, और कांगो में एक नदी बहती है जायरे, और जायरे का मतलब उस देश को वहां कांगो ही कहा जाता है, देश का नाम ही नदी का नाम। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन होगी? कांगो। कांगो, कांगो। तो भूमध्य रेखा को 2 बार तो कौन काट रही है? कांगो, जायरे, अफ्रीका महाद्वीप की। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली तो वो हो जाएगी दोस्तों लिम्पोपा। लिम्पोपा या लिम्पोपो भी बोल सकते हो। और ये कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। अफ्रीका का नीचे देश है दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग के खान की मुरली खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, केप टाउन बंदरगाह है। तो याद रखना मकर रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की नदी लिम्पोपा, कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो जायरे, ठीक है, अफ्रीका की। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। किससे संबंधित है? अक्षांश रेखाओं से। अक्षांश रेखाओं संबंधित जो भी आज तक के विभिन्न एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए, उन सभी क्वेश्चनों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा दोस्तों इस क्लास में। आगे बात करते हैं भूमध्य रेखा की, तो ऊपर से ही बात करते हैं कर्क रेखा। तो याद रखना कर्क रेखा पर कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है, कर्क रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है? तो दुनिया महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। अब 7 में से उसमें नाम पुटअप करता है वो क्वेश्चन के आधार पर। तो समझिए भाई कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से
से गुजरती है। अब 3 महाद्वीपों के आपको नाम याद रखने हैं, 3 कौन कौन से, तो याद रखना सबसे पहला महाद्वीप, क्योंकि सबसे सर्वाधिक लंबाई उसी में है, इसकी उसी से गुजरती है सबसे ज्यादा दूरी के लिए, तो याद रखना उसका नाम है अफ्रीका। क्या है भाई? अफ्रीका। अफ्रीका हो गया। दूसरा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर पर आएगा एशिया। तीसरा जहां से सबसे कम दूरी के लिए, तो याद रखना वो दोस्तों है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका मेक्सिको के लिए जानी जाती है, उत्तरी अमेरिका वाली। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका 3 महाद्वीप हो गए। अब आपसे पूछ रहे इन 3 महाद्वीपों के कितने देशों से गुजरती है, तो इन 3 महाद्वीपों का जो देशों की संख्या पूछ ले आपसे, 3 महाद्वीपों की कितनी, तो याद रखना 18 देश। कितने देश है दोस्तों? 18 देश। अब 18 देश में से एक अपना देश कौन आ रहा है? भारत भी आ रहा है। अपनी कॉपी में नोट करते जाइए 18 देश के मैं नाम बोल रहा हूं, आप लिख लेना नोट करो, ठीक है। सबसे पहला मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। फिर आते हैं अफ्रीका के बहामास, माली, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। ये ध्यान रखना, ये प्रमुख प्रधान देश है जहां से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने महाद्वीपों से? 3 में से देश कितने? 18। कितने? 18। जिनमें से प्रमुख एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन कभी आ जाए कौन से देश से गुजरती है, कौन से देश से नहीं, तो आप उसके नाम याद रखियो, मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। अगली बात करते हैं किसकी? भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीचों बीच काट रही है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा में कितने महाद्वीपों से दोस्तों? ये भी 3 महाद्वीपों से ही गुजरती है। 3 महाद्वीपों से गुजरती है। ये भी 3 महाद्वीपों से गुजर रही है। ये भी कितने महाद्वीपों से? याद रखना है 3 महाद्वीपों से। अब 3 ये भी किस किस से गुजर रही है? किस किस महाद्वीप से गुजरेगी भूमध्य? तो याद रखना अफ्रीका, अफ्रीका। दूसरा एशिया, तीसरा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका। तो देखो 2 महाद्वीप आ गए इसमें भी अफ्रीका, इसमें भी अफ्रीका, इसमें भी एशिया, इसमें भी क्या है? एशिया। किस रेखा की बात कर रहे हो? भूमध्य रेखा की, ठीक है। अब ये जो 3 देश है दोस्तों, 3 महाद्वीप, सॉरी 3 महाद्वीपों से, यहां तो देखो 3 महाद्वीपों के लिए क्या करेगा? कितने देश थे? 18 देश थे। अब जो 3 महाद्वीप किसके लिए हैं? तो याद रखना आपको भूमध्य रेखा के लिए। और भूमध्य रेखा पर तो 3 महाद्वीपों पर कितने देश बताए गए हैं? तो याद रखना 13 देश। कितने देश बताए गए हैं? 13 देशों से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरी है। कितने देश आ रहे हैं? 18। भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से। कितने देश आ रहे हैं? 13, ठीक है। अब 13 का नाम अपनी कॉपी में लिख लेना भाई। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो, युगांडा, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया, सोमालिया आदि। ये ध्यान रख रहे हैं प्रमुख देश हैं। उसके बाद बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा तो ये दक्षिणी गोलार्ध की प्रधान अक्षांश है मकर रेखा। तो मकर रेखा भी कितने महाद्वीपों के लिए? 3 महाद्वीपों के लिए भाई। कितने महाद्वीपों के लिए दोस्तों? 3 महाद्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें भी 3 महाद्वीप कौन से? वही अफ्रीका, अफ्रीका तीनों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने पहले बता दिया कि विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे 3 प्रधान अक्षांश गुजरते हैं? भूमध्य, कर्क और मकर। को कौन सा आएगा? अफ्रीका, अफ्रीका और अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से गुजरती है मकर रेखा। और एक है ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश वहां का बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। तो 3 महाद्वीप हो गए, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया।
और यहाँ के कितने देश, तो याद रखना भाई प्रमुख देश बताए गए 10। कितने देश हैं? 10। देखो कर्क रेखा दुनिया के कितने देशों से, कुल देश 18 से गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल देशों से कितने से गुजरती है? 13। मकर रेखा कितने देशों से पूछ ले तो 10। अब 10 में तीन ही महाद्वीप है, तीनों रेखाओं के लिए तीन महाद्वीपों से गुजरनी है। अफ्रीका तीनों में सेम है भाई, तीनों का सेम का मतलब तीनों रेखाएं गुजरती है। एशिया से 2 गुजरती है भाई, कौन सी? एक तो कर्क रेखा और एक भूमध्य रेखा। दक्षिण अमेरिका से 2 रेखाएं गुजर रही है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया से एक रेखा गुजर रही है, कौन? मकर। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका से एक गुजर रही है, कौन? कर्क रेखा। ये याद रखना है। अब आपसे पूछ ले कि भाई 3 महाद्वीप मकर के लिए प्रसिद्ध, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके कौन से देश हैं? तो अपनी कॉपी में लिख लेना भाई, चिली, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और अफ्रीका का बोत्सवाना, जहां का दुनिया का प्रसिद्ध कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, जहां दुनिया की कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। और वहीं के काले लोग हैं, तो याद रखना काले लोगों के लिए इस क्षेत्र को, यानी तीनों रेखाओं के बीच अफ्रीका के क्षेत्र को, तो याद रखना किसमें आएगा? उष्णकटिबंध में। किसमें आएगा? उष्णकटिबंध। तो सर्वाधिक गर्मी का क्षेत्र है, ये याद रखना। अच्छा समझ में आया होगा, इसको अपनी कॉपी में उतारिए भाई, ठीक है। फिर अगला टॉपिक, इससे अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, इससे संबंधित अक्षांश रेखाओं से संबंधित, और वहां से वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित बहुत एग्जाम में, भारतीय कंपटीशन के एग्जामों में अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अच्छा समझ में आ रहा होगा बच्चों, और आपसे यही उम्मीद की जा रही है कि अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो आप भी हमारे चैनल को और हमारे को मोटिवेशन दे रहे होंगे। और हम यही उम्मीद में लगे हुए हैं आपसे कि सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। अगली बात करते हैं अक्षांश रेखाओं से संबंधित। थोड़ा क्लास लंबी हो गई क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम की दृष्टि से ऊंचे से ऊंचा स्तर, नीचे से नीचा स्तर, सभी एग्जामों के लिए आपके लिए हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है अक्षांश और देशांश से। क्या तो देश की स्थिति पूछ लेता है, हर देश की अवस्थिति स्थिति इसी पर है, विस्तार पूछ लेता है इससे संबंधित, ठीक है। तो अच्छा ये समझना, फिर अच्छी तरह से आगे मानचित्र और भूगोल की समझ में आएगी आपको हर टॉपिक से संबंधित। ये पृथ्वी है दोस्तों, एक नारंगी आकृति में। फिर बता रहा हूं ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। नाम क्या है? तो नाम क्या याद रखना है आपको? भूमध्य रेखा। क्या है दोस्तों? भूमध्य रेखा। बीचों बीच पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट लिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये ध्रुव है भाई, उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। बात करें अब अक्षांश रेखाओं से संबंधित ही क्वेश्चन बनता है वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियां, वायुदाब पेटियां। और वायुदाब पेटियों में तो याद रखना
किसको सम्मिलित किया गया है? तो कुल आपसे पूछ ले कि कुल पृथ्वी पर या ग्लोब पर कुल वायुदाब पेटियां कितनी बताई गई है? तो याद रखियो 7। कितनी बताई है भाई? 7 पेटियां बताई है। कुल वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी याद रखनी है? 7 पेटियां हैं। अब 7 पेटियों में से मुख्य रूप से ताप जनित पेटियां और गति जनित पेटियां, 2 पेटियां, एक गति से एक ताप से। अब ताप मैंने पहले बताया था, सर्वाधिक ताप किसके आसपास रहता है? भूमध्य रेखा के आसपास। तो याद रखना भूमध्य रेखा से ऊपर भी 5 डिग्री ये नॉर्थ, नीचे भी 5 डिग्री नॉर्थ। हो गया? लाइनें खींच देता हूं भाई, ये लो, ठीक है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर। अब जो ये पेटी है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर थोड़ी देर के 0 डिग्री, तो इसके दोनों ओर 5-5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ये क्या है? साउथ है, समझ जाना। तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों के बीच में जो वायुदाब पेटी बताई गई है दोस्तों भूमध्य रेखा के पास, तो उसका नाम है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये कही जाती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी किस रेखा के पास है? तो याद रखना भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5-5 डिग्री, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, याद रखना। और इस पर क्वेश्चन जो आता है, इसको डोलड्रम कहा जाता है। डोलड्रम पेटी। अब डोलड्रम पेटी क्यों कहा जाता है? तो याद रखना ये कैसी पेटी है? शांत पेटी, ठीक है। कैसी पेटी है दोस्तों? शांत पेटी। आपसे पूछेगा पृथ्वी पर या ग्लोब पर किस पेटी को शांत पेटी कहा जाता है? तो बताना भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को। किस पेटी को डोलड्रम पेटी कहा जाता है? तो भी उत्तर क्या देना है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पढ़ रहे जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच स्थित है। किस रेखा पर है? भूमध्य रेखा पर, यानी विषुवत रेखा पर, इक्वेटर रेखा पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर। तो याद रखना जब भी तापमान जहां ज्यादा पड़ेगा, उल्टा काम है, तापमान अधिक पड़ेगा, वायुदाब कम होगा। वायुदाब जहां अधिक होगा वहां तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान क्या होगा? कम होगा। ये याद रखना आपको। तो तापमान ज्यादा पड़ रहा है तो हवाएं क्या है? हल्की होंगी तो ऊपर उठ जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? हलचल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पृथ्वी कौन सी गतियां करती है? 2, परिभ्रमण और परिक्रमण। जब परिक्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो हवाओं का आपस में क्या होता है? तो पृथ्वी का हिलना डुलना होता है। उसी से मौसम, वहां का तापमान, वहां की जलवायु में आपस में क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। इसीलिए वायुदाब की पेटियां पढ़ाई जाती है और वायुदाब की पेटियों का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। तो किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच? तो अक्षांश टॉपिक से संबंधित है। तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य कौन सी पेटी है? डोलड्रम पेटी, जिसे क्या कहा जाता है? शांत पेटी। नाम क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब हो गया क्योंकि हवाएं क्या होगी? हल्की होगी। किससे? तापमान से। तापमान अधिक पड़ेगा तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा, निम्न होगा। ये याद रखना, ठीक है। अगली बात करते हैं। तो दोनों तरफ 30 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ का मतलब उत्तरी अक्षांश। फिर इधर भी भाई
30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश। तो ये दक्षिणी अक्षांश है दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। दोनों तरफ, ठीक है। दो पेटियां हो गई, 30 डिग्री से 35 डिग्री और नीचे भी 30 डिग्री, नीचे का मतलब दक्षिणी अक्षांश में भी और उत्तरी अक्षांश में भी, दोनों तरफ। ये जो पेटी है दोस्तों, इसका नाम है उपोषण। उच्च वायु दाब पेटी, ये ध्यान रखना। उपोषण उच्च वायु दाब पेटी, उच्च, ठीक है, उच्च वायु दाब, ये निम्न वायु दाब पेटी। तो इसका मतलब यहाँ तापमान क्या है, कम है, और वायु दाब क्या है, ज्यादा है। तो वायु दाब पेटी उच्च वायु दाब क्यों होगा, क्योंकि इसकी रेखाएं उधर जाए, इसकी हवाएं उधर जाकर टकराएंगी और उधर से जो ध्रुवीय हवाएं आएंगी वो भी कहाँ आकर इकट्ठी हो जाएगी यहाँ। तो यहाँ वायु दाब क्या हो जाएगा, इकट्ठा। तो वायु दाब की पेटी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, दाब बढ़ जाएगा यहाँ, ठीक है। और दोस्तों ये जो नीचे भी है इसका भी नाम क्या है, उपोषण उच्च वायु दाब पेटी, ये ध्यान रखना। तो दोनों बोला 30 डिग्री से 35, इधर भी 30 से 35, ठीक है। फिर बात करते हैं अगली, तो याद रखना 60 डिग्री नॉर्थ से, और दोस्तों कितने डिग्री, 65 डिग्री नॉर्थ। 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ, ये पेटी है, ठीक है। इधर भी बात करते हो तो याद रखना 60 डिग्री साउथ, वो नॉर्थ था, ये साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश, और ये कौन सा हो जाएगा, 65 डिग्री साउथ यानी 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 60 डिग्री से 65 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री से 65। तो ये उत्तरी अक्षांश की बात है, ये दक्षिणी अक्षांश की बात है, ठीक है। इस पेटी को अक्षांश में क्या कहा जाता है, तो ये तो निम्न वायु दाब पेटी, ये क्या है, उच्च वायु दाब पेटी। अब जो आएगी फिर वो निम्न वायु दाब बनेगा, क्या बनेगा, निम्न वायु दाब पेटी बनेगा। तो निम्न वायु दाब पेटी, तो इसे बोलते हैं उपध्रुवीय, उपध्रुवीय, क्योंकि ध्रुवों के नजदीक आ गए तो उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है। ये भी क्या बनेगी, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है। देखो ये भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, जिसे क्या कहा जाता है, डोल्टन पेटी क्या है, शांत पेटी। ये कौन सी आई, उपोषण उच्च दाब, ये क्या होगा, फिर निम्न वायु दाब। और दोस्तों अब जो आएगा वो लास्ट 90 डिग्री है, लास्ट क्या आएगा, और 90 डिग्री पर ये जो है, ये जो क्षेत्र दोस्तों ध्रुवों पर, ये शीत लहरें यहाँ, तो यहाँ दोस्तों जो बनेगा ये ध्रुव, जो ध्रुवों से हवाएं आएंगी दोनों ध्रुवों पर आएंगी, यानी उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश पर और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री अक्षांश से। तो ध्रुवों पर जो भी हवाएं आती हैं दोस्तों वो बनेगी ध्रुवीय। तो ये ध्रुव पेटी, इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, उच्च वायु दाब पेटी। और ये भी क्या है, ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, ठीक है, ये भी उच्च वायु। तो दोनों सेम है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुल ग्लोब पर या पृथ्वी पर कितनी वायु दाब पेटियां बताई गई हैं, 7। अब गिन लो आपके सामने भाई, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, कितनी होगी, 7। अब इनमें से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दो प्रकार से इनको विभाजित किया गया है, दो प्रकार से क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। एक क्वेश्चन और समझिए भाई, जो उपोषण उच्च वायु दाब पेटी है 30 से 35, इसको बोला जाता है असव अक्षांश, असव अक्षांश, असव अक्षांश, ठीक है। असव अक्षांश आपसे पूछेगा ग्लोब पर असव अक्षांश है, पृथ्वी पर असव अक्षांश किन के मध्य बताया गया है, तो 30
अक्षांश को बताया गया है 30 से 35 के मध्य, यानी उपोषण ऊंचाईदार पेटी को 100 अक्षांश कहा गया है। डोल्डन किसे कहा गया है? 5 से 5 उत्तरी 5 दक्षिणी अक्षांश, तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदार पेटी। अब अस्सम का मतलब क्या है? घोड़ा। संस्कृत में घोड़े को कहा जाता है, तो तेज हवाएं चलेगी, इसका मतलब इसके आसपास क्या चलेगी? तेज हवाएं। अब वो कहां चलती है? तो याद रखना यहां किस अक्षांश में? दक्षिणी अक्षांश में। क्यों चलेगी दक्षिणी अक्षांश में या दक्षिणी गोलार्ध में? तो याद रखना 35 के बाद यहाँ क्या आएगा? 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री ऐसा आएगा। 40 डिग्री साउथ को किस गोलार्ध की बात कर रहा हूँ? दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहा जाता है? तो याद रखना 40 डिग्री को यहाँ गरजता चालीसा कहा जाता है। गरजता चालीसा किस गोलार्ध की बात है? दक्षिणी गोलार्ध की। कितनी डिग्री पर? 40 डिग्री पर। फिर आएगा 40 के बाद दोस्तों क्या? 50। क्या आएगा? 50 डिग्री साउथ, और 50 डिग्री को क्या कहा जाता है? प्रचंड 50। क्या कहा जाता है? प्रचंड 50। तो समझ में आ रहा होगा मित्रों, प्रचंड 50। फिर 60 से कौन शुरू हो रही है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, तो ये 60 डिग्री है साउथ, यानी दक्षिणी अक्षांश। तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो गरजता चालीसा, प्रचंड 50, तो इसे कहा जाता है चीखता साठा। 60 है तो साठा बोल दो, 50 40। किस गोलार्ध में? याद रखना दक्षिणी गोलार्ध में। किन किन रेखाओं पर चलती है? 40 डिग्री पर। जो तेज हवाएं वायुदाब बनता है उसे तो क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। 50 डिग्री साउथ पर क्या बनता है? प्रचंड 50। 60 डिग्री साउथ में क्या बनता है? चीखता साठा। क्या बढ़ेगा? चीखता साठा। ये याद रखना। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो, और इन पेटियों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। 2 प्रकार से क्या किया गया है? विभाजित। एक जो पेटी है दोस्तों उसको कहा जाता है, एक नाम दिया गया है तापजन्य, तापजनित भी बोल सकते हो, तापजनित पेटी। एक ये प्रकार है। एक है गतिजनित वायुदाब पेटी। 2 विभाजन है, ठीक है। तो इसमें तो किसको शामिल किया गया है और इसमें किसको? तो तापजनित जो पेटी है उसमें तो दोस्तों किसको शामिल किया गया है? तो याद रखना, एक तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को, एक किसको? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी को, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी को, ठीक है। जहां से शुरू हुआ तो शुरू होने वाले को भी इस तापजनित में शामिल किया गया है, और अंतिम किसको? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी को इसके साथ। गतिजनित तो 2 बच गई, कौन सी? उपध्रुवीय, उपोषण, इधर भी उपोषण और उपध्रुवीय। तो याद रखना उपोषण उच्च वायुदाब को, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब को, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो गतिजनित पेटियों में उपोषण उच्च वायुदाब पेटी आएगी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी आएगी। तापजनित पेटी में भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी आएगी। अब जो ये हवाएं हैं दोस्तों, ये चलती कैसे हैं? क्योंकि पृथ्वी गति कर रही है, परिक्रमण और परिभ्रमण। तो याद रखना भूमध्य रेखा से ऊपर हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, तो वो हवाएं कहां जाकर टकराती हैं? उपोषण पर। यहाँ इकट्ठा होगी तो क्या बढ़ेगा? उच्च वायुदाब। अब फिर जो गति की हलचल होगी पृथ्वी की या ग्लोब पर, क्यों घूमती है पृथ्वी, परिभ्रमण कर रही है, तो उससे हवाएं क्या करती हैं? ये भी चक्कर बनाती है, चक्रवात बनाती है। तो ये हवाएं वापस किस तरफ आएंगी? वापस घूमकर किस तरफ आएंगी दोस्तों? भूमध्य रेखा की ओर। कहां आएंगी? भूमध्य रेखा की ओर। तो याद रखना इधर से आएगी, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये पूर्व है, ये क्या है? पश्चिम, तो इधर आएगी, ठीक है। इस तरह की गति होती है। ये दोस्तों इस तरह से, यानी इनका झुकाव इस तरफ है। तो देखो इस तरफ पीठ करके खड़े होंगे तो कौन सा हाथ है? दायां। तो दाईं ओर आ रही है, तो दाईं ओर आ रही है तो पूर्व से
ठीक है, ट्रेडिशनल विंड्स, ये ध्यान रखना। व्यापारिक हवाएं पूर्वइया, पूर्वा हवा, तो पूर्व से आ रही है पूर्वा हवा। ये भी इधर भी क्या है, इधर जो दक्षिणी गोलार्ध से, तो वो भी भूमध्य रेखा पर जाएंगी, तो ये किस तरफ चलेंगी, इस तरफ, इस तरह से, ठीक है, इस तरह। और ये भी पूर्वाया व्यापारिक हवाएं हैं। ठीक है, इनका झुकाव इस तरह से हो रहा है। ये इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, ठीक है। ये भी व्यापारिक पवन है, ये भी व्यापारिक पवन, इन्हें पूर्व से चल रही है तो पूर्वाया हवा कहा जाता है। अब जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, तो निम्न वायुदाब पेटी से किस तरफ आएगी, तो उपोषण, तो उच्च वायुदाब पेटी से ही जाएंगी हवाएं, तो उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब की ओर, क्योंकि हवाएं पवनें किस से कहां और चलती है, बात बता देता आपको, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो यहाँ क्या बन रहा है, उच्च वायुदाब, यहाँ क्या है, निम्न, तो यहाँ से भी इधर आ रही है, इधर से भी इधर आ रही है। अब यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ क्या है फिर निम्न वायु, तो अब यहाँ से कहां जाएंगी, तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जाएंगी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो अब दोस्तों ये जो चलेंगी, अब ऐसे चलेंगी इस तरफ। अब इधर दिशा कौन सी है, पश्चिम, तो पश्चिम से जा रही है, उस तरफ से आ रही थी, पूर्व से आ रही थी, तो ये दोस्तों पश्चिम से। अब पश्चिम से चल रही है तो इनको बोला जाता है पछुआ पवनें। क्या बोला जाता है दोस्तों, पछुआ हवाएं। ये पछुआ हवाएं डिलीट करनी पड़ेगी, ये पछुआ हवाएं दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों पछुआ हवाएं। इधर की बात करते हैं तो ये भी पछुआ हवाएं, ये इस तरफ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो रहा है, पछुआ अपलोड नहीं हुई ये दोस्तों पछुआ हवाएं, ठीक है। तो मुख्य ये पछुआ हवाएं, ये व्यापारिक हवाएं। तो ये पेटियां दोस्तों आपके लिए अच्छे से अच्छा आगे भी सक्सेस परिवार इस आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर पर उपलब्ध करवाता रहेगा। उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।